हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ स्टैट्यूटरी अपडेट्स ऑफ जीएसटी फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग एक बार पार्ट 1 रिवाइज करके आएँ, क्योंकि ऐसा करने से ही ना आपको प्रोविजंस रिटेन होंगे। नहीं तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात हो जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आगे आगे वीडियो देखते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे और पीछे पीछे छूटता जाएगा, भूलते जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन जनरल भी ना आप सभी को जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करें, तो जो आपने लास्ट डे पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करें, क्योंकि जितनी बार आप रिपीटेडली रिवाइज करोगे आपको प्रोविजंस रिटेन होने शुरू हो जाएंगे, और वही चीज आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए आज की पाठशाला शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं जीएसटी अपडेट्स पार्ट 2। तो सबसे पहला अपडेट है रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जैसा हम सबने पढ़ा है दैट सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी इज कवर्ड अंडर आरसीएम excluding renting of immovable property, services specified below, which is number 1 Department of Post, services in relation to an aircraft or a vessel, and transport of goods। अगर इन सारी सर्विसेज को छोड़ के कोई और सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वो किस में कवर्ड है? आरसीएम में कवर्ड है। अब जो स्टेट्यूटरी अपडेट आया है वो क्या आया है? दैट सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे से रिलेटेड भी जो सर्विसेज हैं वो आरसीएम में कवर्ड नहीं होंगी। तो अगर मैं आपको इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊं तो क्या बनेगा? दैट सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी इज कवर्ड अंडर आरसीएम excluding renting of immovable property, services by department of post एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये अपडेट है, अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी कवर्ड है। नंबर 3, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड एंड आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। तो इन चारों को छोड़ के बाकी कोई भी सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को देती है तो वो आरसीएम में कवर्ड है। ऑल्टरनेटिवली हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? दैट द टैक्स ऑन द फॉलोइंग सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटीज to the business entity are not taxable under RCM, and hence the supplier, that is the central government, has to pay the taxes। and वो कौन सी हैं चार सर्विसेज? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। तो अगर ये चार सर्विसेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है बिजनेस एंटिटी को, तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। यहाँ पे जो सप्लायर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी है, उन्हीं को ही टैक्सेस देने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपडेट भी इसी से रिलेटेड है, दैट सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपडेट क्या आ गया है? एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ना सब जगह से आरसीएम के प्रोविजन से हटा दिया गया है। तो क्या अपडेट है? दैट सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल property to a person registered under CGST Act, which means that services supplied by the central government, state government, union territory, local authority, excluding the Ministry of Railways, which is Indian Railways, by way of renting of immovable property to a registered person is taxable under RCM। That is, the registered person receiving the service of renting of movable property will pay the taxes। ठीक है, except for Ministry of Railways। So alternatively we can say that the tax on services of renting of immovable property by Ministry of Railways to a registered person under GST is payable by the supplier, that is Ministry of Railways under फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। जनरल प्रोविजन क्या था? अगर हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को हटा देते हैं तो जनरल प्रोविजन था दैट सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी by way of renting of immovable property to the registered person under RCM is payable under, is taxable under RCM। लेकिन अगर सप्लायर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा।
सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, विच इज रिलेटेड टू द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय ओमनी बस थ्रू ईसीओ। देखो, आपको पता है कि 5 सर्विसेज ऐसी हैं, 4 या 5 सर्विसेज ऐसी हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड है अंडर जीएसटी, कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई होती हैं तो उस पर टैक्स किसको देना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट आई है, उसको एक बार ही देखते हैं। तो पहली क्या लिस्ट थी, पहले जो पुरानी लिस्ट थी एक बार वो देख लेते हैं। द टैक्स ऑन फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विसेज शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। सबसे पहली सर्विस क्या थी? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। सेकंड क्या थी? सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स, inns, guest house, clubs, campsites or other commercial places meant for residential and lodging purposes except where the person supplying such services through ECO is liable to registration under GST। थर्ड सर्विस क्या थी हमारी? हाउसकीपिंग की सर्विसेज थी। एंड फोर्थ सर्विस क्या थी हमारी? रेस्टोरेंट की सर्विस। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट आया है एंट्री ए में, विच इज सप्लाई बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी। आज भी अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस ओमनी बस के थ्रू हो रही है थ्रू एन ईसीओ, तो उस पर टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ ही पे करेगा। एक्सेप्ट, अगर जो सप्लायर है, एक्सेप्ट where the person supplying such services, which means the e-supplier, except where the person supplying such services through ECO is a company। except अगर supplier कौन है? कंपनी है, तो कंपनी टैक्स पे करेगी, अदरवाइज कंपनी के अलावा कोई और पर्सन है तो ECO पे करेगा। ओके, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? ऑल्टरनेटिवली थस द टैक्स ऑन सर्विसेज by way of transportation of passenger by an omnibus provided by a company through a ECO is not payable by ECO। it will be the company itself who will pay the taxes। ठीक है। सो फाइनल लिस्ट क्या है हमारी? टैक्सेस टू बी पेड बाय द ईसीओ। किस किस पे ईसीओ को टैक्स देना है? नंबर 1, services by way of transportation of passengers by radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle or any other motor vehicle except omnibus। omnibus का क्या गया? सेकेंड एंट्री ऐड कर दी गई है, which is services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person, that is the supplier, supplying services through ECO is a कंपनी। तो अगर कंपनी है तो कंपनी खुद टैक्स पे करेगी, लेकिन अगर कंपनी के अलावा कोई और पर्सन है तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। थर्ड आता है आपका सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स एक्सेट्रा फॉर रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पसेज एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ईसीओ इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर वो लाइबल है तो वो तो खुद पे करेगा, अगर लाइबल नहीं है तो ईसीओ पे करेगा। फोर्थ है आपका सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्सेट्रा except where the person supplying such services through ECO is liable for registration under section 22 subsection 1 of the CGST Act। and number 5th is supply of restaurant services other than the services supplied by the restaurant, eating points etc located at the specified premises। तो मेन अपडेट कहाँ पे आया? ओमनी बस के रिलेटेड। तो अगर ओमनी बस की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं थ्रू ईसीओ एंड दैट सप्लायर इज अ कंपनी, तो कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, रादर की ईसीओ टैक्स देगा। अदरवाइज अगर कंपनी के अलावा कोई और पर्सन है तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। ओके। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स particularly being supplied through electronic commerce platform to unregistered person where billing address is different from the डिलीवरी एड्रेस। तो अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं तो गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर आपका बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस दोनों डिफरेंट है। ठीक है। In such cases involving supply of goods to an unregistered person where the billing address and the delivery address are different, the supplier may record the delivery address as the address of the recipient on the invoice for the purpose of determination of place of business to the said supplier। तो यहाँ पे जो है supplier delivery address record करेगा ही। So as per the provisions of section 10 of IGST Act, place of supply shall be the address of the delivery of goods recorded on the invoice।
तो इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, जिस एड्रेस पे आपके डिलीवर हो रहे हैं गुड्स, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ना कि बिलिंग एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई से क्या रिलेटेड अपडेट आई है, सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयर ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हाइब्रिड एन्युटी मोड। तो इसमें क्या कहते हैं, दैट अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज द ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द हाईवे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको रोड या हाईवे आपको कंस्ट्रक्ट भी करना है और आपको उसको चलाना भी है, ऑपरेट भी करना है और मेंटेन भी करना है। तो इसमें आपकी 2-3 सर्विसेज हो गई। और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं बेसिकली 10-10, 15-15 साल के होते हैं, ऐसे होते हैं। द पेमेंट टर्म इज स्प्रेड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन इंस्टॉलमेंट। और इसमें जो पेमेंट टर्म्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में डिवाइडेड होती हैं इंस्टॉलमेंट्स में। एंड पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी मेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड या फिर कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होता है कि भाई हर 6 महीने में, हर 10 महीने में, 2 महीने में, जो भी है, या फिर किसी स्पेशल इवेंट के बाद कि इतना काम हो गया तो आपको पेमेंट मिलेगी, इतना काम हो गया तो आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड होती हैं। सो दिस कैन बी कंसिडर एज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसको हम क्या मानेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। So the tax liability in this case would arise at if the invoice is issued within the prescribed period or date of completion of event। अगर इन्वॉइस आपने इशू कर दिया विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, या फिर आपको पता है स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपका इवेंट कब कंप्लीट होने वाला है, तो इन दैट केस डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इन्वॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आप इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करते हैं, दैट मीन्स इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली यहाँ तो सिंपल आपने जो टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विस वाले प्रोविजन है वही लग रहे हैं यहाँ पे, तो आपको वही फॉलो करना है, इसके लिए कुछ अलग से इन्होंने रूल्स नहीं बताए हैं। ऑल्सो it is clarified that as the installment or annuity payable by the NHAI to the concessionaire also includes some interest component, the amount of such interest component shall also be includable in the taxable value for the purpose of payment of tax on the said installment as per the provision of section 15 of the CGST Act। तो इसमें क्या क्लैरिफिकेशन है कि ये जो पेमेंट करती है ना NHAI, इसमें कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी इंक्लूडेड होता है, इसमें कुछ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी होती है। तो जब आप एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सर्विस निकालेंगे तो उसमें वो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आप ऐड करेंगे। ओके। नेक्स्ट अपडेट है आपका टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। So the time of supply in case of payment received by the supplier on specified actionable claims। देखो जनरल प्रोविजन क्या है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आपको कोई एडवांस रिसीव होता है तो आपको एडवांस के टाइम पे टैक्स पे नहीं करना होता, आपको तब टैक्स पे करना होता है या तो जब आपने इनवॉइस इशू करा है या फिर आपने सर्विस गुड्स सप्लाई करे हैं। लेकिन इस केस में क्या है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के केस में क्या है कि जब आपको पेमेंट रिसीव्ड हो गई है सप्लायर को, आपको तभी टैक्स देना है। मतलब अगर आपको एडवांस भी रिसीव हुआ है तो आपको तभी उस पर टैक्स पे करना है। सो इन केस ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बाय द सप्लायर on specified actionable claims will be the time of receipt of payment for the supplies by the supplier. The tax is to be paid on specified actionable claims at the time of receipt of payment for such supplies by the supplier। तो specified actionable claims के केस में क्या होगा कि जब आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, जब सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो गई है, उसे तभी टैक्स देना है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड अपडेट। तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन इशू की गई है फॉर टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) ऑफ द CGST एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ RCM सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक क्लेम कर सकते हो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, टिल द 30th November ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो विद इन दैट पीरियड आप ITC क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन दी गई है वो फाइनेंशियल ईयर को लेके क्लैरिफिकेशन दी गई है फॉर RCM सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो RCM सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन
where tax has to be paid by the recipient and invoice is to be issued by the recipient of the supplies, the relevant financial year for calculation of time limit for availment of ITC as per the provision of section 16(4) will be the financial year in which the invoice has been issued by the recipient. तो वो financial year कौन सा माना जाएगा जिसमें invoice issue किया है recipient ने, subject to the payment of tax obviously on the said supply by the recipient and fulfillment of other conditions as may be specified. तो सेक्शन 16(4) में जो फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है, आरसीएम के केस में फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन में कौन सा फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा जिसमें आपने इनवॉइस इशू किया है. In case the recipient issues the invoice after the time of supply and pays tax accordingly, अगर after the time of supply आप कोई भी invoice issue करते हो, then he will be required to pay the interest on such delayed payment of tax. उसको interest देना पड़ेगा. Further, in case of such delayed issuance of invoice by the recipient, he may also be liable to penal actions under the provision of section 122 of the CGST Act. Okay, तो उसको penal actions भी लगेंगे. नेक्स्ट है हमारा availability of ITC on ducts and manholes used in network of optical fiber cables in terms of section 17(5) of the CGST Act. तो जो डक्ट्स एंड मैनहोल यूज होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को कनेक्ट करने के लिए मे बी, तो क्या उस पर ब्लॉक्ड क्रेडिट्स होंगे, क्या उस पर क्रेडिट अलाउ होगा या नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17(5). तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है दैट वेदर द ITC ऑन द डक्ट्स एंड मैनहोल used in the network of optical fiber cables for providing telecommunication service is barred in terms of clause C and D of section 17(5) of the CGST Act, read with the explanation to section 17 of the CGST Act. क्लॉज सी और क्लॉज डी किसकी बात करते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये कह रहा है कि जो हम डक्ट्स या मैनहोल यूज करते हैं फॉर द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, तो क्या उसको अगर हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें तो क्या यहाँ पे ब्लॉक्ड क्रेडिट्स होंगे, क्या इनका क्रेडिट अलाउड नहीं होगा. और जो एक्सप्लेनेशन दी गई है 17(15) के अगेंस्ट क्लैरिफिकेशन दिया है दैट डक्ट्स एंड मैनहोल यूज्ड इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल हैव नॉट बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. इनको प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं किया गया है इन द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 ऑफ द CGST एक्ट, बिकॉज एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 17 की वो प्लांट एंड मशीनरी को डिफाइन करता है और उसमें डक्ट्स एंड मैनहोल जो है वो अलग से एक्सक्लूड नहीं करे गए हैं. As in the explanation to section 17 of the CGST Act, as they are neither in the nature of land, ना ही वो लैंड है, ना ही वो बिल्डिंग है, ना ही वो सिविल स्ट्रक्चर है और ना ही वो टेलीकम्युनिकेशन टावर है और ना ही पाइपलाइन है लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस. Accordingly, it is clarified that availment of input tax credit is not restricted in respect of ducts and manhole used in the network of optical fiber cable either under clause C or clause D of section 17(5) ऑफ द CGST एक्ट. इसलिए इन पे ITC ब्लॉक नहीं होगा. तो बाकी के अपडेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विच विल बी पार्ट 3 ऑफ स्टैट्यूटरी अपडेट्स एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट. उसमें हम रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न से रिलेटेड जो अपडेट्स आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.